प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद क्लास 11th में इंग्लिश के ही चैप्टर द एड्रेस को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव्स के चैप्टर 1 की पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। अबाउट पोएम एंड पोएट। हम पोएट और पोएम के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पोएम द रोड नॉट टेकन, उसके बाद हम पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे। अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए दोस्तों, हम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका नाम है। अमेरिकन मतलब अमेरिका के रहने वाले थे। एजुकेटर और पोएट थे, मतलब शिक्षक और कवि थे। बर्थ डेट 26th of March 1874, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। उनका जन्म 26th of March 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। डेथ डेट 29th of January 1963, बॉस्टन। उनकी मृत्यु 29/10/1963 बोस्टन में हुई थी। तो आइए हम पोएम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस पोएम में जो रोड है वो हमारी लाइफ को दर्शा रही है और जो पोएट हैं वो उस बात की बात कर रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में नहीं चुनते हैं। द रोड नॉट टेकन मतलब हमारी जिंदगी का वो रास्ता जो हमने चूज नहीं किया। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो पोएट हमें देना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से वो ये है कि क्या चॉइसेस का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फ्यूचर पे, हमारे भविष्य पे, और क्या होता है अगर हम कोई रॉन्ग चॉइस, कोई गलत चॉइस करते हैं। हम उस पे कैसे रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं। इसलिए हमें जो भी चूज करना हो वो हमेशा वाइजली करना चाहिए, मतलब समझदारी से करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए पोएम पढ़ते हैं। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looks down one as far as I could, to where I bent in the undergrowth. ऑथर जंगल के बाहर खड़े हैं
और उस जंगल के अंदर जाने के लिए 2 रोड्स हैं। वो येलो फॉरेस्ट में जाकर सेपरेट हो जाते हैं। पोएट इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि वो दोनों रोड्स पर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। वो किसी एक ही रोड पर जा सकते हैं। वो बहुत देर तक वहां खड़े रहते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, एक रोड की तरफ। काफी ध्यान से सोचते हैं, उस रोड की तरफ देख रहे हैं कि रोड पर अंडरग्रोथ मतलब उसमें जंगली झाड़ियां हैं। वो खड़ी हुई हैं दोनों रोड्स पर और वो सोच रहे हैं कि वो किस रोड पर ट्रेवल करें। इसमें राइमिंग स्कीम है A-B-A-A-B। हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? एक लाइन के लास्ट वर्ड की राइम को हम ध्यान से देखते हैं। जैसे कि वुड, उसको हम एक अल्फाबेट दे दिया A। अब बोथ देखिए दोस्तों, वुड और बोथ ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं, एक जैसी साउंड नहीं दे रहे हैं, तो ये दोनों राइमिंग नहीं हुए। तो हमने पांचों लाइन में राइमिंग्स ढूंढने हैं, जैसे वुड, स्टूड, बोथ, अंडरग्रोथ। ये एक जैसी राइमिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको A और B दे दिया। क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 राइम हो रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ A और B अल्फाबेट का यूज करेंगे। अगला स्टैंजा है, Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. एक रास्ता उन्होंने देखा और फिर दूसरा रास्ता लिया, तो वो जो दूसरा रास्ता भी उतना ही फेयर था, सही था। एक रास्ते पर घास बहुत ज्यादा होती है और एक पे शायद थोड़ी कम। एक रास्ते पर ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया होता है, जिससे उसकी घास दबी हुई होती है। एक रोड पर कम लोगों ने ट्रेवल किया होता है, तो ऑथर सोच रहे होते हैं कौन सी रोड ले। तो ऑथर ने सोचा, जिस रोड पर कम लोग चले हुए हैं, द रोड नॉट टेकन, उस रोड पर उन्होंने चलने का फैसला लिया। क्योंकि उन्होंने देखा जो दूसरी रोड थी वो सुंदर भी थी और लोग सोचते हैं कि उस रोड पर मेरा ज्यादा हक है, क्योंकि इसकी जो घास है काफी हरी भरी है और घिसी हुई भी नहीं है। वो रोड के कंपैरिजन में जिस रोड पर ऑथर ने जाने का सोचा, उस पर कम लोग चले हुए थे। तो दोस्तों, इसमें राइमिंग स्कीम रहेगी A-B-A-A-B। हमने फेयर को A अल्फाबेट दिया, क्लेम को B अल्फाबेट दिया। उसके बाद फेयर की राइमिंग थे फेयर, वेयर, देयर। तो हमने इन तीनों वर्ड्स को A अल्फाबेट दिया और क्लेम, सेम, दोनों सेम राइम कर रहे थे, तो इन्हें हमने सेम अल्फाबेट दिया। अब इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। Diverged, separated and took a different direction, अलग होना और दो अलग डायरेक्शंस, दो अलग दिशाएं ले लेना। Undergrowth, dense growth of plants and bushes, जंगली झाड़ियां। Wanted where, had not been used, जो यूज ना हुआ हो।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा पोएम और पोएट के बारे में, और साथ ही हमने पोएम में पढ़ा कि कैसे ऑथर दो रोड्स के बीच में एक रोड चूज करते हैं। वो पहले देखते हैं दोनों रोड्स को, उनको कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं कि एक रोड पर ज्यादा लोग चले हुए होते हैं और दूसरी रोड दिखने में कम यूज्ड लगती है। वो कैसी रोड लगती है? द रोड नॉट टेकन, जो रोड कम लोगों ने ली हो या किसी ने ना ली हो। तो दोस्तों, आप भी अपने घर जाकर अपनी 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव्स के इस पोएम द रोड नॉट टेकन को जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इसी पोएम के आगे के स्टैंजास को करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव्स के चैप्टर 1 की पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे पोएट दो रोड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें एक रोड चूज करनी होती है। दोनों रोड्स में से एक रोड वो होती है जिसपे ज्यादा लोगों ने ट्रैवल किया होता है, और दूसरी रोड होती है द रोड नॉट टेकन, मतलब जिसे किसी ने यूज नहीं किया होता है या जो बहुत कम लोगों ने चूज की होती है। आज की वीडियो में हम इस पोएम के आगे की स्टैंजास के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। And both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो पोएट कहते हैं कि शायद दोनों ही रोड इक्वल हैं। जो रोड्स पर लीफ है उस पर कोई चला नहीं है। जब पोएट पहली सड़क को किसी दूसरे दिन पर चलने के लिए छोड़ देते हैं तो उन्हें डाउट होता है, और उनका डाउट सही है। वह जानते हैं किस प्रकार एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है, और आदमी जब तक आगे बढ़ता रहता है तब तक उस रास्ते उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से वापस आना संभव नहीं है। उन्हें डाउट है कि जो रोड पे पहले छोड़ चुके हैं वो उस रोड पर वह वापस भी कभी आ सकेंगे या नहीं। तो दोस्तों, इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए ए पी। ले डे वे को हमने अल्फाबेट दिया है ए, और ब्लैक एंड बैक को हमने अल्फाबेट दिया है बी। नेक्स्ट स्टैंजा है I shall be telling this aside somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. अब पोएट कहते हैं, अब जो भी मैंने चूज कर लिया है उसका रिजल्ट जो होगा वो बाद में मैं रिलीफ के साथ बता सकता हूँ, मतलब शांति के साथ बता सकता हूँ। दो रोड्स के बीच में खड़ा था जहां एक डाइवर्जन था, मतलब जहां पे वो दो रोड्स अलग हो रही थी, और मैंने वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे।
और ये जो डिफरेंस है मेरी लाइफ में वो उसी रास्ते की वजह से है। तो दोस्तों इसमें भी राइमिंग स्कीम सेम ही रहेगी। तो क्या होगी राइमिंग स्कीम? ए बी ए ए बी। हमने साई, आई एंड वाई को अल्फाबेट दिया है ए एंड हेंस डिफरेंसेस को हमने अल्फाबेट दिया है बी। तो दोस्तों आइए इनके डिफिकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं। डाउटेड, फीलिंग अनसर्टेन अबाउट, जिसके बारे में हमें कुछ शंका होती है। Sigh, emit a long, deep, audible breath, expressing sadness, relief, tiredness or similar. जब हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं जिससे क्या पता चलता है कि क्या या तो हम दुखी हैं या हमने सुकून की सांस ली है या हम थक चुके हैं, ऐसा ही कुछ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि पोएट ने कौन सी रोड चूज करी और वो रोड चूज करने से उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या वो सेटिस्फाइड हैं अपनी चॉइस से, संतुष्ट हैं या नहीं। आप भी अपने घर जाकर अपनी 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव्स की इस पोएम द रोड नॉट टेकन को जरूर पढ़िएगा ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे लिखना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों आज हम लोग हमारी 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। टोटल हम इस चैप्टर के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और फाइनली एट द एंड हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। अ डॉटर who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland। यानी कि जो सिनारियो है इस चैप्टर का, उसमें एक डॉटर अपनी मदर की चीजों के लिए वापस जाती है हॉलैंड में वॉर के बाद। यानी कि वॉर के समय उन्हें हॉलैंड छोड़कर जाना पड़ा था और अब वो अपनी मदर की चीजें लेने के लिए वापस उस जगह पर जाती है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। यानी कि जब नरेटर वो डॉटर उन चीजों को देखती है तो उसे अपनी पुरानी लाइफ की मेमोरीज याद आने लग जाती है। However, she decided to leave them all behind and resolves to move on। लेकिन स्टोरी के एंड में डॉटर डिसाइड करती है कि वो उन चीजों को पीछे ही छोड़ देगी और वो अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये सिनेरियो है इस चैप्टर का कि किस बेसिस पर, किस थीम पर इस चैप्टर में बात हो रही है। इंट्रोडक्शन के बाद अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है इस चैप्टर में जिसके थ्रू हम ये स्टोरी द एड्रेस पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है द नरेटर, जिनका नाम है मार्गा मिनको। इस चैप्टर को लिखा भी इन्हीं ने है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस एस, मदर ऑफ द नरेटर, यानी कि मार्गा मिनको की मदर मिसेस एस से इस चैप्टर में रिप्रेजेंट की जाएगी। हमारा अगला कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग, एन एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर। दोस्तों एक्वेंटेंस का मतलब होता है अ पर्सन दैट यू हैव मेट
बट डू नॉट नो वेल, यानी कि जिसे आप अभी अभी मिले हो और बहुत अच्छे से नहीं जानते। और फाइनली हमारा लास्ट कैरेक्टर है अ गर्ल ऑफ 15, डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। तो दोस्तों आपने देखा इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 4 ही कैरेक्टर्स हैं, 2 मदर और उनकी बेटियां। चलिए दोस्तों अब कैरेक्टर्स के बाद हम लोग अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। ये है हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। एक दिन नरेटर यहाँ पर आती है और वो बोलती है, डू यू स्टिल नो मी, कि क्या आप मुझे जानती हो। इस पर उस घर की ओनर बोलती है, नो आई डोंट नो यू। उनका ये रिप्लाई सुनते ही नरेटर बोलती है, आई एम मिसेस एस डॉटर। ये सुनते ही उस घर की हाउस ओनर ऊपर जाने लगती है, पर तभी नरेटर फिर से बोलती है, वेल यू न्यू माई मदर, कि शायद आप मुझे ना जानती हो लेकिन आप मेरी मदर को तो जानती होगी। यहाँ पर साथ ही साथ नरेटर अपने माइंड में सेल्फ डाउट भी कर रही होती है कि कहीं वो गलत घर में तो नहीं आ गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टाइम ही मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। इसीलिए वो पूछ लेती है, वेल यू न्यू माई मदर, कि आप मेरी मदर को तो जानती ही थी। तो इस पर वो लेडी बोलती है, हैव यू कम बैक, कि क्या तुम वापिस आ गई हो। इस पर वो बोलती है, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, कि उस लेडी को लगता है कि कोई भी वापस नहीं आया होता है। तो नरेटर इसके रिप्लाई में कहती है, ओनली मी, कि सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। और इस पर मिसेस डॉर्लिंग रिप्लाई करती है कि आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर नरेटर कहती है कि आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कि मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ आपके घर पर और मैं आपसे एक मोमेंट के लिए बात करना चाहती हूँ। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग साफ साफ बोल देती है, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, आई कांट सी यू अनदर टाइम, कि मैं तुमसे अभी नहीं बात कर सकती, किसी और वक्त हम लोग बात करेंगे। और इतना बोलते हुए मिसेस डॉर्लिंग अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। और नरेटर हमें बताती है कि किस तरह से वो वहीं पर खड़ी रहती है। और नरेटर देखती है कि किस तरह से जो घर की फ्रंट विंडो होती है उसके कर्टन्स मूव करते हैं और कोई जना उसकी तरफ घूर रहा होता है। लेकिन नरेटर इस चीज को इग्नोर कर देती है और वो हमें बताती है, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉर्लिंग इट सेड, यानी कि नरेटर श्योर होने के लिए कि कभी वो गलत घर में तो नहीं चली गई, वो फिर से घर की नेम प्लेट चेक करती है और नेम प्लेट पर डॉर्लिंग ही लिखा होता है। बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में उस नेम प्लेट पर डॉर्लिंग लिखा होता है और उसी के साथ नंबर 46 लिखा होता है। और ये देखकर नरेटर श्योर हो जाती है कि वो गलत घर में नहीं गई होती, बट फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया। कि चलो मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर को नहीं पहचाना, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने तो नरेटर की मदर मिसेस एस को भी नहीं पहचाना और साफ साफ उसे घर से बाहर कर दिया। दोस्तों अब हम अपनी स्टोरी को आज यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करी, जाना कि ये चैप्टर किस टाइम पीरियड पे बेस्ड है। बेसिकली इस चैप्टर में नरेटर वॉर के बाद वापस अपने पुराने घर में आती है। उसके बाद हमने इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बात करी कि किस तरह से इस चैप्टर में टोटल 4 कैरेक्टर्स है, 2 मदर और उनकी डॉटर्स। और फाइनली एट द एंड हमने इस चैप्टर की स्टोरी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से नरेटर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आती है हाउस नंबर 46 में। लेकिन जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलती है तो मिसेस डॉर्लिंग उसे बिल्कुल नहीं पहचानती और यहाँ तक कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी मदर को भी पहचानने से मना कर देती है। तो दोस्तों ये चैप्टर था हमारी बुक
स्नैपशॉट से। तो घर जाकर आप इसका पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 जो कि आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसको पढ़ना ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के आगे की स्टोरी की, जानेंगे कि अब नरेटर आगे क्या करेगी जब मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद हम लोग कुछ ओल्ड मेमोरीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से नरेटर को अपनी पुरानी यादों की याद आती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 9th में इंग्लिश के चैप्टर द रोड नॉट टेकन को पढ़ा। ठीक इसके बाद क्लास 11th में इंग्लिश के चैप्टर द एड्रेस को पढ़ा। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।